नमस्कार। भारत मेरे साथ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सुबह से देख रहे हैं कि हम बैक टू बैक बहुत सारे मेहमानों के साथ जुड़े। हमने कश्मीर पे चर्चा करी, हमने ध्रुपद गायकी पे चर्चा करी, उसके बाद हमारे साथ में अभी बघेली थिएटर कर्टन क्रॉनिकल्स में रोशनी प्रसाद मिश्रा आए थे सीधी मध्य प्रदेश से। और अब हमारे साथ में एक जाना पहचाना चेहरा है जो साहित्य धारा के एपिसोड में आए हैं इस बारी, मनोज कामदेव जी, जो मंच पे बहुत ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। और मैंने कहा कि मैं इनको कहती हूँ दोहा एक्सपर्ट, मतलब इनके दोहे जो होते हैं वो सुनने लायक होते हैं और बड़ा मज़ेदार होते हैं। तो साहित्य धारा में हम इस बारी हम लोगों ने थीम यही चुना है कि जो मंच पे सक्रिय कवि हैं आजकल, जो मंच पे मंचस्थ कवि हैं, उन्हीं को ही हम अधिक से अधिक अपने सीरीज़ में लेके आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं मनोज कामदेव जी का स्वागत करना चाहूँगी अपने शो में। साहित्य की ये सीरीज़, आप जैसे व्यक्तित्व जब इसमें आते हैं तो हमारी रौनक बढ़ जाती है, हमारे शो की, हमारे एपिसोड की। तो पहले शुरुआत करूँगी कि आपकी अपनी जो जर्नी है साहित्य की, आपने लिखना कैसे शुरू किया और आपने दोहा ही क्यों चुना, आप और शैलियों में कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा जर्नी, अगर आप अपना परिचय और अपना ये सफ़र जो है साहित्य का जो आपने शुरू किया है वो अगर बताना। नमस्कार। सबसे पहले सुरभि जी आपको और आपके दर्शकों को, भारत मेरे साथ के सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आपने प्रश्न किया था, हर कोई यही प्रश्न करता है कि जर्नी कैसे आपकी स्टार्ट हुई। तो जर्नी तो कैसे हुई ये तो शायद बताना ज़रा मुश्किल होता है हम लोगों को। कारण उसका ये है कि जो अंकुरित होते ना कुछ बीज बचपन में, तो जब मैं 8वीं 9वीं में पढ़ता था, भवानी प्रसाद मिश्र की एक कविता थी, बहुत फेमस कविता थी, सतपुड़ा के घने जंगल। हाँ। और मैं पहाड़ से संबंधित है, मेरा अल्मोड़ा है जिला और एक छोटा सा गांव है मनान, तो वहाँ से मैं हूँ। तो वो कविता पढ़ता था, मैंने वो अल्मोड़ा के घने जंगल में उसका ट्रांसलेट कर दिया कि सतपुड़ा के घने जंगल तो अल्मोड़ा के घने जंगल, मतलब उसको तोड़ दिया। तो शायद वहाँ से कुछ लगा कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। तो धीरे धीरे फिर वो स्कूल, फिर कॉलेज, फिर ऐसे करते 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 फिर थोड़ा बहुत अतुकांत कविताएं, क्योंकि दोहे शुरू में नहीं लिखे। दोहे हम कबीर, रहीम, बिहारी, तुलसी, इनके दोहे पढ़ते थे, क्योंकि स्कूलों में हर पाठ्यक्रम में इनके लगे, एनसीईआरटी में लगे रहते थे, उनको पढ़ते थे। शायद वो जहन में चले गए होंगे, लेकिन कविताएं अतुकांत लिखता तो पता नहीं था ना कि इसका भी कोई व्याकरण होता है, दोहों का हमें नहीं पता था। जब लिखने की कोशिश की बाद में जाके तो पता चला इसका भी व्याकरण होता था। अतुकांत कविता तो आपने एक स्टाइल होती है, वो करते गए, सुना दिया। अब कोई सुने ना सुने, लेकिन उसका ये उतना था कि हाँ लिख रहे हैं, बस इतना था कि हम लिख रहे हैं। अब कैसा लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, कोई वाह वाह कर देता था, कोई नहीं करता था। तो ऐसे कॉलेज में जाके भी धीरे 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 जाके फिर एक स्टेज ऐसा आया जहाँ पर हम लोग सीरियस हो गए, क्योंकि अब बचपना चला गया था, अब कुछ करना था इसमें ना। तो इसके लिए फिर कोशिश की कि चलो अब सीरियस हो जाए। तब कुछ अतुकांत कविताएं लिखी, लोगों ने कहा उसमें सुधार करने की जरूरत है। फिर उसके बाद उसके बाद होता है ना कि जो हमसे बड़े कवि होते हैं, जो सामने बैठे होते हैं, वो एक एक शब्दों को चेक करते हैं कि यहाँ पर आपकी गलती है। तो फिर हम सीरियस हो गए हैं, नहीं इसमें कुछ गड़बड़ हो गई। फिर धीरे 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 एक बार ऐसे बैठे थे तो कबीर के दोहे, हमने कहा हम भी दोहे लिख लेते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। मतलब एक होता है ना, हम भी लिख लेते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। दोहा लिखा, किसी ने पकड़ लिया स्टेज पे, ये आपका दोहा है। मैंने कहा हाँ। कहते इसमें तो गलती है। मैंने कहा कहाँ गलती है, दोहा तो देखो। कह रहे नहीं इसमें मात्रा होती है। मैंने कहा क्या होता है, मात्राएं क्या होती है। कह रहे आपको व्याकरण नहीं मालूम, कैसे दोहे कहते हो। तो वहां से फिर देखा तो ओहो अच्छा, इसमें भी फिर उन्होंने बताया कि इसके 4 चरण होते हैं, 13 11 होती हैं, लघु होता है, दीर्घ होता है, मतलब पूरा उसके। फिर जब उसको स्टडी किया, फिर कई साल स्टडी किए, ऐसा नहीं फिर छोड़ दिया लिखना, फिर उसकी स्टडी की सही से, फिर उसको तुकांत कहाँ क्या, तब जाके फिर दोहों पे आए, तब जाके दोहे बने। नहीं तो ऐसे नहीं, जैसे आजकल के बच्चे होते हैं तुरंत और फेसबुक में डाल दिया, कहीं डाल दिया, सुना दिया, बहुत सारी गलतियां होती। मैंने एक बार गलती की थी, फिर उस गलती को कभी नहीं की, क्योंकि वहीं टोक दिया था किसी ने मुझे। तो आज 15 अगस्त है, तो मैं कुछ दोहे सुनना चाहूंगी स्वतंत्रता दिवस पे। नहीं, आप स्वतंत्र होके कुछ अगर सुनाना चाहें तो नहीं, दोहा तो मैं एक सुना दूंगा, एक दोहा है, और मैंने गीत लिखा हुआ था, मैं गीत सुना दूंगा। दोहा तो यह है कि वीर शहीदों की जहां
पड़े चरण की धूल, वीर शहीदों की जहां पड़े चरण की धूल, कहती अंतर आत्मा बिछ जा बन के फूल, कहती अंतर आत्मा बिछ जा बन के फूल। ये तो दोहे में है, दोहे बहुत सारे हैं। तो एक मैंने सोचा था कि आज मौका है, दस्तूर है, ये गीत मैंने बहुत कम सुना है, क्योंकि जब भी मैं गीत सुनाने की कोशिश करता हूँ ना तो लोग दोहे पे कहते हैं आप दोहे सुनाओ, तो मेरा वो वहीं रुक मैं जाता भी है। वही कह रही हूँ। तो आज मौका आपने दिया, आपका बिल्कुल शुक्रिया। बिल्कुल, अरे नहीं सर, तो बिल्कुल। ये आज मौका भी है, दस्तूर भी है, तो एक गीत में छोटा सा है, ज्यादा बड़ा जी, नहीं है, जी। 2-3 मिनट का है, कि ये गीत उन लोगों के लिए है जो हमारे अमर बलिदानी, उनके याद करना बहुत आज के दिन जरूरी है। उनकी वजह से आज हम अब सांस ले रहे हैं। तो एक छोटा सा उनके लिए गीत है, तो एक गीत गा देता हूँ। एकता के हम तराने आज मिल के गाते हैं, देश पे मिटने वालों के नाम जुबां पे लाते हैं। एकता के हम तराने आज मिल के गाते हैं, देश पे मिटने वालों के नाम जुबां पे लाते। पहला बंदे देखे, वीर भगत सिंह वीर शिवाजी राणा की है ये धरा, गांधी विस्मिल और सुभाष की कर्म भूमि ये धरा, याद करके आज इनको थोड़ा गुनगुनाते हैं, देश पे मिटने वालों के नाम जुबां पे लाते हैं। अगला बंदे के, वीर सावरकर ने यहाँ यातनाएं झेली थी, और लाला ने भी यहाँ खूब लाठी खाई थी, देख इनके शौर्य को हम आज पुष्प चढ़ाते हैं, देश पे मिटने वालों के नाम जुबां पे लाते हैं। एकता के हम तराने आज मिल के गाते हैं, देश पे मिटने वालों के नाम जुबां पे लाते हैं। और अगला बंद दिखेगा, देख के आजाद को दुश्मन भी थर थर कांपता, अशफाक की दलेरी सुन काल भी थर्रा उठा, ऐसे अमर बलिदानी की हम आज गाथा गाते हैं, देश पे मिटने वालों के नाम जुबां पे ला। और इसका जो अंतिम बंद है, वीर बाला झांसी रानी खूब लड़ी मर्दानी थी, राजगुरु सुखदेव की नस नस में वीर जवानी थी, इनकी हिम्मत देख आज शीश झुकाते हैं, देश पे मिटने वालों के नाम जुबां पे लाते हैं। एकता के हम तराने आज मिल के गाते हैं, देश पे मिटने वालों के नाम जुबां पे लाते हैं। वाकई में हमें आज इन लोगों को याद करना चाहिए। और बहुत अच्छे मौके पे हमने बहुत अच्छा गीत आपसे सुना। अब मुझे ये बताइए कि आप जब लिखते हैं तो आपके मतलब कैसे आपके विचार आते हैं? क्योंकि हर लेखक से मैं ये पूछती हूँ कि लिखने से पहले कैसे विचार आते हैं, कैसे आप कल्पना करते हैं, क्या आपके दिमाग में आता है कि मैं यही लिखूं, यही सोचूं? तो जो लिखने की आपकी जो विधि विधाएं हैं, वो जो प्रोसेस है लिखने का, वो कैसे शुरू होता है? हाँ नहीं, आपने बहुत अच्छा क्या प्रश्न, अनुभव है या कल्पनाएं है, क्या है? अच्छा प्रश्न किया है। एक कवि जो होता है, अगर वो इमेजिनेशन के साथ साथ अपने आसपास की चीज़ों को नहीं डालेगा तो उसको कोई पढ़ेगा नहीं। ये प्रश्न आपने अच्छा किया। अगर मैं कोई अपने उसमें नई चीज़ नहीं डालूंगा इमेजिनेशन करके, और उस पर जैसे मैंने सोचा कि आज मैं किसी से, मान ले इसी फर्श पे लिखना चाहता हूँ या इसी मेज पे लिखना चाहता हूँ, तो इसमें मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ कि जो मेरे इमेजिनेशन के हिसाब से हो, और थोड़ा सा उसमें नई चीज बिंब डालूं। नहीं तो मुझे क्यों पढ़ेंगे? कबीर को पढ़ेंगे, रहीम को पढ़ेंगे, सब उनको पढ़ेंगे, मेरे को थोड़ी पढ़ेंगे। मेरे को पढ़ने के लिए मुझे एक्स्ट्रा। अब कोई एक्टिंग करता है तो वो जब जबरदस्त एक्टिंग करता है ना, तो लोग थिएटर में जाते हैं उसको देखने। अगर उन्हें क्या कहा यार छोड़ना है, नसरुद्दीन को देख लूंगा, अमिताभ को देख लूंगा, इसको क्यों देखूंगा? तो हमारे लिए भी वही नियम फॉलो है जो एक थिएटर आर्टिस्ट है या जिसके लिए भी होता है। तो मैंने एक ऐसे दोहा था मेरा कि
एक लिफाफा धूप। हम्म, तो आप देखो, कभी भी आप जैसे बैठे हो, कोई धूप आ रही है खिड़की से, हम्म, तो आप क्या लिख, कोई कहेगा यार मैं लिख दिया कि धूप आ रही है खिड़की से, लिख दिया। लेकिन मैंने सोचा इसमें ऐसी क्या चीज लिखूं जो लोगों को इसको मजा आए पढ़ने में। तो मुझे वो लिफाफा नजर आया, खिड़की, अरे वाह। वो मेरी इमेजिनेशन है, और धूप का टुकड़ा अंदर आ रहा है, धूप गिर रही है, तो मैंने वो लिखा था। तो ऐसे कि सूरज ने पाती लिखी, देख रात का रूप, वाह, और खिड़की खुलते ही गिरी एक लिफाफा धूप। बहुत बढ़िया। तो एक ऐसी इमेजिनेशन होती है। और क्योंकि मैं आपको एक चीज बताना, तो मैं पहाड़ से तो हूँ, रहता मैं यही हूँ, लेकिन मैं सुमित्रानंद पंत, मेरे गांव से 20 या 25 किलोमीटर, तो वो छायावादी कवि थे, तो उनका प्रभाव मुझे बहुत पड़ता है। होता है ना, बचपन आप किसी को फॉलो करते हैं तो आपको पेड़, नदियां, झरने, ये आप, जैसे मैंने बोला था आपको 2014 में मैं जब लाल चौक गया था श्रीनगर कविता पाठ करने के लिए, तो तब वहां पे देखा था मैंने, जो डल झील देखी और वो देखा आपका, पहली बार लगा कि ऐसी भी कोई शिकारा कहते हैं ना उनको, जो उसमें रहा, तो बड़ा आनंद है। मतलब उस पर लिखने की, मैंने डल झील पर, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने डल झील पर वहीं पे एक दोहा भी लिखा था बैठ के। अच्छा। हाँ, तो मुझे अभी याद नहीं है, बहुत पुराना। तो मुझे ये चीजें बड़ी आकर्षित करती हैं। एक तो मासूम चेहरा होते हैं, जैसे जो भी पहाड़ से जितने भी होते हैं ना, चाहे वो कश्मीर हो, हिमाचल हो, या नॉर्थ ईस्ट के हो, तो उनकी बोली, उनका रहन सहन, उनका जो सादगी, तो जब भी मैं करता तो मेरे दिमाग में सब चीजें घूमती है। फिर उनको घूमने के बाद मैं सोचता हूँ इसमें कौन सा ऐसा चीज अपना एक्स्ट्रा चीज डालूं इसमें, कि जो आप लोग इसको पढ़ के आपको लगे हाँ इसमें कुछ नया चीज है, नयापन है। नहीं तो लिखने को तो सभी लिख रहे हैं, बहुत लोग सभी लिख रहे हैं, है ना। आप भी पढ़ते होंगे, हम भी पढ़ते हैं, सब लिखते हैं, लेकिन कभी कोई आपको चीज, कोई नई चीज लगेगी ना, तो आप रुक जाओगे। जैसे पुराने गाने होते हैं ना, अचानक आता है तो आप थोड़ी देर आप भी गुनगुनाने लग जाते हैं, और जो नए गाने होते हैं नहीं गुनगुना, एक दिन गुनगुना छोड़ गया, इसको छोड़ो। वो चीज इसमें है। साहित्य में हर दिन हमारे लिए ना एक नया दिन है, हर दिन। अगर मैंने नई चीज नहीं डाली ना, तो आप मुझे पढ़ोगे ही नहीं। तो उसके लिए मुझे ना पूरी रातें काली करनी पड़ती है क्योंकि पूरा दिन मेरा प्रोसेस। मैं एक जस्ट बताता हूँ कि मैं जब ऑफिस से कई बार निकलता हूँ, मेरे कई चालान कट चुके हैं, क्योंकि मैं सोचता रहता हूँ, मुझे नहीं पता रेड लाइट मेरी जंप हो गई, पुलिस वाला कहता है रुक जा रुक जा, मैं कहता क्या हो गया, कहता चालान। ऐसे कई चालान भर दिए मैंने धुएं के और कविताओं के। हाँ, वो कई बार तो अच्छा साहित्यकार है चालान भी दे। तो कई बार होता है, हम नई चीजें सोचते हैं, वो और पेन कॉपी भी साथ साथ रहती है। कई बार होता है ना, आया वही नोट कर लिया, चलिए घर में जाके इसको देखूंगा, इससे नया कैसे। मैं ना एक चीज और पूछना चाहूँगी, क्योंकि मैंने आपको कहा ना मंचों पे हमने इस बारी मंचस्थ कवि ही ज्यादा लिए हैं, जो अच्छे सीनियर कवि हैं। नरेश चांदेल जी भी आए थे, आपने देखा था, पूनम माटिया जी थी, नीलम कुमार जी थी, काफी सारे मंचस्थ कवि ही इस बारी जो है आए हैं साहित्य धारा में। अब मैं सबसे एक मंचों का एक अपना अनुभव है, मैं वो पूछना चाहती हूँ। जैसे आप मंच पे जब जाते हैं तो रिस्पॉन्स, जब आप क्या सुनाते हैं वहाँ पे, एज पर द ऑडियंस होता है या फिर माहौल के अनुसार होता है? वो आपके किस विधा पे आपको ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलता है? और जब आप मंचों पे जाए तो क्या सोच के जाना चाहिए कि परफॉर्मेंस जब मैं दे रहा हूँ तो क्या सोच के दूँ? क्या ऑडियंस आपको सुनेगी? ऐसा लगता है आपको कि मिक्स थॉट्स आते हैं कि पता नहीं सुनेगी, वाहवाही होगी नहीं होगी, या फिर आप अपने ही उसमें चले जाते हैं? आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। वैसे ना जो मंच के कवि होते हैं ना, वो कई बार सीरियस सुना नहीं सकते। अगर वो सीरियस सुनाएंगे तो ऑडियंस जो है ना, वो आपको वाली नहीं मिलती, सुनेगी, हाँ, कभी नहीं मिलेगी आपको। अगर हम गोष्ठियों में जाते हैं तो वहां पर हम अलग सुनाते हैं, क्योंकि वहां पर जो पढ़े लिखे ऑडियंस आते हैं उनकी सोच बहुत होती है। अब जो मंच पर आते हैं वहां पर जनरल भी आते हैं, तो उनको ना कुछ जैसे हल्का फुल्का कुछ चुटकुले टाइप का, या कुछ उनको तो थोड़ा कॉमेडी भी टाइप की चाहिए, उनको पूरा कॉकटेल चाहिए उसमें से। तो मंच वाले कभी वैसे होते हैं। अच्छा, वो ऑडियंस देखो जज लग जाता है, अच्छा आज ऑडियंस ऐसी, आज हम ये वाला सुनाएंगे, इसको छोड़ दो, क्योंकि सीरियस सुनाएंगे तो हूट हो जाओगे। वहां ऐसा नहीं चलता। अगर आपको रियल साहित्य देना है तो गोष्ठियों में चलता है, जो छोटी छोटी घरों में गोष्ठियां होती हैं या आसपास होती हैं, वहां होता है। मंच में वो कभी चलते हैं जो ऑडियंस को देख के उनका मूड भांप के और अपने एकदम चेंज करते हैं अपने आप को, क्योंकि वहां का जो कवि होता है ना, वो एज ए कलाकार की तरह होता है।
वो उस टाइप के सुनाते हैं। अच्छा, अब मंचों की स्थिति क्या है वो भी आपसे मैं जानना हाँ, चाहूंगी। मंचों की पहले स्थिति, के मंच जो होते थे, जब जैसे हमारे इस पे भी कई लोगों ने बोला कि लाल किला पे होते थे कवि सम्मेलन, अभी के मंचों में जो कवि सम्मेलन हो रहे हैं उनका क्या स्टेटस क्या है? नहीं जो आपने अच्छा कहा, पहले जो हम जब सुनाते थे ना, तो उस समय जो कवि थे, जितने भी कुंवर बेचैन साहब थे, हाँ, या ये लक्ष्मी शंकर वाजपेयी थे, ये जितने भी थे, नीरज जी थे, गोपाल दास नीरज, हाँ, उनके हाँ, सामने भी हमने सुना है, और सोम ठाकुर साहब थे, बहुत लोग थे। ये लोग जब सुनाते थे तो अदब से सुनाते थे। अगर ये सीरियस भी सुनाते थे तो हम लोग बड़े इनको फॉलो करते थे। लेकिन क्योंकि इनके पास ना शब्दों का बड़ा भंडार था, कभी वही हो सकता है जिसके पास शब्दों का भंडार हो, जो लुभा सके नई नई चीजों से। आजकल के कवियों के पास शायद या तो समय की कमी है, या उनके कहने का अर्थ नहीं, या उनके शब्दों की मतलब कुछ नहीं, उनके पास ऐसी कमी है जो ऑडियंस को वो चीज नहीं बता पा रहे जो पुराने कवि एकदम अपने शब्दों से उनको। क्योंकि कवि क्या होता है, जादूगर होता है शब्दों का। अगर वो अच्छे शब्द से भी करेगा ना, अब आजकल मान लो, मैं एक उदाहरण देता हूँ, देशभक्ति होता है। पहले समय पे आपने गाने भी सुने हुए, कितने प्यार से सलीके से वो देशभक्ति के गाने होते थे। आजकल मंचों पे कभी चीख चीख के बोलता है, भाई चीख चीख के क्या जरूरत है, जो देशभक्ति होगी तो आप सीधे भी बोलोगे तो देशभक्ति उसके अंदर होगी। तो कोई माइक पटक रहा है, कोई जोर से बोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो एक ना वो माहौल, जो पुराना माहौल था ना, वो तो अब नहीं है। और आजकल एक दूसरा हो गया कि चलो हम आपको जानते हैं, वो जानता है, वैसा माहौल भी हो गया। मतलब हाँ, अगर आप इसके अंदर जाओगे ना, तो आपको इसके अंदर पॉजिटिव भी और नेगेटिव दोनों चीजें बहुत ज्यादा। नहीं, मैं तो अंदर जाते ही वापस आ हाँ, गई। तो ये हम बता नहीं सकते, लेकिन बहुत कुछ है। तो मतलब अब जो नए रचनाकार है उनको पता नहीं, तो जल्दी जल्दी जानेंगे, जब उनको लगता है तो वो भी बैक होने लग जाते हैं। लेकिन अभी जो लेखनी हो, या फिर अभी जो मंचों पे जो प्रेजेंटेशन होती है, वो ना पॉपुलैरिटी की तरफ जो फोकस है, वो पॉपुलैरिटी ज्यादा है, साहित्य नहीं होता फोकस। इसमें लोग सीखते भी नहीं है। पॉपुलैरिटी, हाँ सही कहा कि आजकल तो वो भी हो गया ना, सबने अपने यूट्यूब चैनल बना लिए। अब उसमें आपके जितने भी ऑडियंस होंगे, जो भी होगा उसके हिसाब से मापदंड रख रहे हैं, यार उसके इतने फॉलोवर्स हैं, इसको बुलाया जाए। क्योंकि ये अपना अगर अपने यूट्यूब से रिलीज करेगा हमारे इसको, तो वो भी देखेंगे। मतलब आजकल को आपको जो यूट्यूबर भी ना हर कभी बन चुका है। उसको नहीं बुलाते। नहीं, आप नहीं, मैं अब एक जनरल बात बता रहा हूँ। आजकल लोगों ने अपने आप को भी यूट्यूबर प्रेजेंटेशन देना चालू कर दिया। हर एक कभी ना अपना देखते होंगे, पर मेरा ये है, मेरा यूट्यूब चैनल है, आइए, जबरदस्ती हमारे इसमें घुस जाते हैं। तो ये भी चालू हो गया। उसकी वजह से अगर उसकी डिजिटल जो है ना, सोशल मीडिया खराब ही कर रहे हैं। यस, अगर उसकी जगह में आपके पास अच्छा साहित्य होगा तो हर कोई पढ़ेगा। मेरे जैसा भी होगा ना, फकीर आदमी, वो भी पढ़ेगा। अगर आपके पास भी कोई अच्छा आएगा तो आप थोड़ा टाइम देके उसको पढ़ोगे। ये थोड़ी कि आप जबरदस्ती किसी में जो इसको पढ़ना, इसके बारे में जरा लाइक कर दो। आपको जबरदस्ती लाइक करना पड़ता है कई बार, ना चाहते हुए। वो मतलब इसलिए कि कोई नाराज ना हो जाए। ना यार, नहीं सर इसको लाइक कर दो, आप इसको फॉरवर्ड कर दो, हमें करना पड़ता है। कई बार हमें भी पीछे से आता है, आपने उसको क्यों फॉरवर्ड किया, उसके कंटेंट से देखे आपने। अरे मैंने कहा सर मैंने इसलिए किया कि वो कह रहा है फॉरवर्ड कर दो, नहीं तो कंटेंट से मुझे भी समझ में नहीं। कई बार हुआ ऐसा। ये मतलब सबके खुश करने के चक्कर में हम पिस जाते हैं। क्या बोला। अच्छा, तो एक चीज, अब आपकी जैसे कई किताबें भी आई है, तो मैं उस पर भी थोड़ा सा जो है, अभी भी कोई एक किताब आपकी आई थी। हाँ, मेरे ये है, तो ये एक लिफाफा धूप। तो ये इसमें आपके गीत है कि नहीं, ये दोहे की किताब है। तो कुछ दोहे अगर आप इसमें से सुनाना चाहें। इसमें से मैं सुना। ये एक लिफाफा धूप अभी इनकी सर की लॉन्च हुई है। इसमें से और मेरे जैसा नालायक इंसान कभी है जा नहीं पाता। इसमें से कुछ जो मैंने कुछ इसमें चुनिंदा दोहे मैंने पीछे रखे हुए हैं, इसी में से सुना देता हूँ कि कुछ व्यंग्यात्मक भी है इसमें। कि देखी मैंने कुर्सियां कद से ऊंची आज, देखी मैंने कुर्सियां, ये राजनीति व्यंग है, कद से ऊंची आज, और जिस पर बौने बैठकर चला रहे हैं राज। जिस पर बौने बैठकर तो बिल्कुल ठीक चला रहे हैं राज। और जंगल तेरे भाग्य में बैठ गए जन खास, जंगल तेरे भाग्य में बैठ गए जन खास, आग बुझाने हैं चले लेकर सूखी घास, आग बुझाने हैं चले लेकर सूखी घास, और आंखों की इस झील में बसता मेरा गांव,
आंखों की इस झील में बसता मेरा गांव, धीरे इसे चलना यहाँ फिसल न जाए पाँव। और एक और ऐसे कि सूखा कैसे पड़ गया बैठी जांच विशेष, व्यंग है कि सूखा कैसे पड़ गया बैठी जांच विशेष, पता चला बदरा गए लेने नीर विदेश। पता चला बदरा गए लेने नीर विदेश, और जुगनू का जब से हुआ सूरज से गठजोड़। अरे वाह। जुगनू का जब से हुआ सूरज से गठजोड़, तब से वो भी रात की बाहें रहा मरोड़। अरे वाह। तब से वो भी रात की बाहें रहा मरोड़। ये देखिएगा, कुछ तो अपने पास रख थोड़े बहुत उसूल, कुछ तो अपने पास रख थोड़े बहुत उसूल, हर चौखट पर बंदगी होती नहीं कबूल। वाह। हर चौखट पर बंदगी होती नहीं कबूल। ये तो मैंने कुछ व्यंगात्मक दोहे हैं। और अगर आप थोड़ी इमेजिनेशन बोला था ना, जैसे इमेजिनेशन, एक दो मैंने इमेजिनेशन आप देखिएगा। ज्यों ही किरणों ने यहाँ छुए सुबह के पांव, ज्यों ही किरणों ने यहाँ छुए सुबह के पांव, अंधियारे फिर चल दिए अपने अपने ठाव। अंधियारे फिर चल दिए अपने अपने ठाव। और देखिएगा, सूरज लेकर पालकी गया रात के द्वार, सूरज लेकर पालकी गया रात के द्वार, चंदा भी हैरान है देख धूप का प्यार। चंदा भी हैरान है देख धूप का प्यार। और एक बादल के हाथ में आप देखो ना, आप कभी देखो, मैंने लिखा कि बादल पानी ले जाते हैं फिर बरसा देते हैं। साइंस का सिद्धांत है ना कि ऐसे ले जाते हैं बादल, भाप बनता है। फिर अगर इसको दोहों में लाते, मैंने एक नया प्रयोग किया, अब देखना जरा, कि बादल के जब हाथ से ज्यों ही गिरा गिलास, बादल के जब हाथ से ज्यों ही गिरा गिलास, नीर बिखर कर आ गया फिर धरती के पास। तो एक इमेजिनेशन दी। तो ऐसे होते हैं दोहे, ताकि उसको एक नई उसी इमेजिनेशन दो, तब पढ़ेंगे। नहीं तो मैं भी सीधा सीधा लिख देता तो नहीं पढ़ता। नहीं, सीधा तो वैसे भी साहित्य होता ही नहीं है। साहित्य जब टेढ़ा ना किया जाए, कहते हैं कि साहित्य में जो ना कहा जाए वो साहित्य, जो कहा जाए साहित्य नहीं। साहित्य नहीं है। वाह, ये है। अच्छा, अब अभी जैसे आज की पीढ़ी लिखती भी है, पढ़ती भी है, मतलब सक्रिय भी है, आज की पीढ़ी भी मतलब लिखती है। तो मैं ये समझना चाहूँगी, जो सोशल मीडिया का हमारा डिजिटल का दौर है, उसमें एक साहित्य या फिर आप कविता या कोई भी लेखनी हो, हम सीखते नहीं हैं। जैसा आपने कहा ना कि मतलब मैं बैठा कवियों के सामने, फिर तो ये जो बिना सीखे जो कवि हम बन जाते हैं या साहित्यकार बन जाते हैं, इनके लिए क्या कहेंगे आप? क्योंकि जैसे पेंटिंग होती है तो लोग सीखते हैं, गाना लोग सीखते हैं, थिएटर लोग सीखते हैं, लेकिन लिखना लोग नहीं सीखते हैं। उनको क्यों लगता है कि हाँ भाई हमने लिख दिया और हम एक्सपर्ट हो गए। ना कहीं व्याकरण होता है, ना कहीं शेप होता है, ना कुछ होता है। तो ये जो लिखने की जो प्रक्रिया में सीखना कितना इम्पोर्टेंट है, मतलब आपको भी अपना एक गुरु होना चाहिए, तो सीखना और पढ़ना भी कितना ज़रूरी है। नहीं, आपकी बात सही है, क्योंकि अगर हम सीखेंगे नहीं, दूसरों को नहीं पढ़ेंगे, तो हमारे पास भी आइडिया कहाँ से आएंगे। आपने कोई किताब लिखी, आपके थॉट मैंने पढ़े, मुझे लगे कि सुरभि जी ने तो उसके थॉट, और वो थॉट मुझे अच्छे लगे, क्या पता वो थॉट से कभी मुझे को भी एक नई चीज़ मिलेगी लिखने के, नई विषय पर। अगर मैं पढ़ूंगा ही नहीं, अपना ही लिखते जाऊंगा उलझुलूल जैसा, तो कोई नहीं पढ़ेगा। आपको, हमको हर एक को पढ़ना पड़ेगा, चाहे आदि कवि हो चाहे आधुनिक कवि हो, सबको पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। तो करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान लिखा ही, और अभ्यास कर, हम आपको पढ़ेंगे, आप हमें पढ़ोगे, वो उनको पढ़ेगा, तो ऐसे थॉट प्रोसेस चलता रहेगा। नहीं तो क्या, जैसे कुआं है, कुएं का पानी, अब वो जो मेढक होता है अपने आप को बड़ा 30 मार का समझता है। जब बाढ़ आती है उछलता है तो कहता है मैं कहाँ आ गया हूँ, वो बाढ़ देखी नहीं कभी उसने। तो ऐसे होता है, जो एक कवि होता है वो ठहरा हुआ कभी कभी आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, उसने फेसबुक में डाल दिया, व्हाट्सएप में डाल दिया, या डाल दिया अपने दोस्तों को डाल दिया, लेकिन अगर उसको बहुत आगे जाना है तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, आपको रुकना नहीं पड़ना, ये तो है। अब अभी जैसे उत्तराखंड से आप हैं, और उत्तराखंड हर वर्ष हम देखते हैं उत्तराखंड में बाढ़ जरूर आती है, और बड़ी ज़बरदस्त बाढ़ आती है कि वो एक
अभी इस बार तो पूरा अभी एक धराली में आया था। गाँव चला गया। तो आप साहित्यकार या आप कवि के नाते कैसी आपकी भावनाएं आती है, कैसा आपको लगता है, अगर कुछ आप अभी इंस्टेंट कुछ मतलब बना सके उसके ऊपर? तो मैंने लिखा भी था उस पर कि पिघल रहे हिमनद यहाँ, ऐसे टाइप का मैंने एक कविता लिखी थी, मुझे अभी याद भी नहीं है कि। आप भावनाएं बता सकते नहीं, हैं? भावना ये है कि जो हमारे, एक तो पहले क्या होता था वहाँ पर ना रोड नहीं थी, लोग पैदल जाते थे। तो अब क्या है, उत्तराखंड के जो मोस्टली जो पहाड़ है ना, वो उस वाले पहाड़ नहीं है, रॉकी पहाड़ नहीं है, जो वो है कच्चे पहाड़, वो हम रोड बना रहे हैं, विकास चल रहा है। वो मैंने लिखा भी था, वहाँ के लिए लिखा नहीं था, लेकिन वो कि यहीं के लिखा था कि देश तरक्की कर रहा कैसे हो विश्वास, और चार भिखारी बढ़ गए फिर सिग्नल के पास। तो वहाँ के रोड का जो हो रहा है ना, तो रोड का क्या हो रहा है, जब रोड बन रहे हैं तो कच्चे पहाड़ है और वो रॉकी पहाड़, पत्थर वाले पहाड़ तो है नहीं, तो वो अपना जो जड़, पेड़ों की जड़ कट चुकी है, मैदान जैसे हो चुके हैं। जैसे ही बारिश होती है वो रुकता नहीं है, वो सीधे पहाड़ के पहाड़ ला रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो जो ये जो काम हो रहा है ना वहाँ पर, या तो इसको प्रॉपर तरीके से किया जाए या फिर इसको वैसे ही छोड़ दिया जाए, क्योंकि विकास के नाम पर वहाँ पर बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे हैं और उसकी वजह से क्या हो रहा है, विनाश तो होगा, आज नहीं तो आज से 10 साल बाद होना ही होना है। क्योंकि पहाड़ों में हर मौसम में बारिश होती है, ऐसा नहीं आपको पता है। यहाँ हम तो यहाँ कहते हैं यार चलो जून जुलाई में बारिश हो जाएगी, फिर नहीं होगा, फिर वहां तो एक बादल होगा तुरंत बारिश, तो वहां ये नहीं हो सकता। या फिर वहां के लिए कुछ इस टाइप का, जैसे अभी इन्होंने सुरंग वाली कोशिश की है, अभी केदारनाथ को एक वो जो रेल ट्रैक बन रहा है वो सुरंग से बन रहा है, शायद हो कि वो भी जैसे हिमाचल में सुरंग वाली रेल है वो पक्की हो, क्योंकि हिमाचल के पहाड़ पक्के हैं, वहां ये इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितने उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में भी दो हैं, मानसखंड केदारखंड। मानसखंड कुमाऊं को कहते हैं, केदारखंड कहते हैं उसको आपको गढ़वाल को। गढ़वाल के पहाड़ ऊंचे हैं, वहां ज्यादा प्रॉब्लम है, कुमाऊं में नहीं है। कुमाऊं में आपने कभी नहीं सुना कि अल्मोड़ा गिर गया, नैनीताल गिर गया, पिथौरागढ़ गिर गया, यहाँ नहीं सुना। आपने सुना होगा केदारखंड और ये थराली, धराली, ये इधर बागेश्वर, ये सब उधर। अच्छा, तो इसमें आपको कुछ लिखना चाहिए, आपने लिखा है? नहीं, मैंने लिखा है, मुझे याद नहीं है। मैं अगर मुझे इतना होता तो मैं बोला तो लिखा है, लेकिन अभी मुझे इतना याद नहीं इसका। अच्छा, अब एक चीज़ मैं और आपसे जानना चाहूँगी, जैसे आपने ये किताब निकाली है, तो आज के समय में जहाँ पे यूट्यूब का ज़माना है या डिजिटलाइजेशन हो गया है, लोग सुनते हैं, फिर वो ई बुक्स आ गई हैं, ये सब चीज़ें, तो आज के समय में मनोज कामदेव किताब पब्लिश कर रहे हैं और उनको क्यों ऐसा लगता है कि इस किताब को लोग पढ़ेंगे? क्योंकि किताबें पढ़ना ही भूल गए हैं लोग। तो साहित्य की सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि कागज और पेन भूल ही गए हैं। और आपका एक चीज़ और मैंने देखी है कि अगर सर थोड़ा सा अपनी डायरी ऊँची करेंगे, कि बहुत कम लोग हैं जो आजकल डायरी में से पढ़ते हैं, लोग मोबाइल से पढ़ रहे हैं। नहीं, मेरी एक आदत है कि मैं ना, मेरी हैबिचुअल बनी रहती है। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी राइटिंग बनी रहे। तो मैं वही आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने किताब लाने का, हार्ड कॉपी में लाने का विचार कैसे किया? मतलब कि मैं किताब लाऊंगा, आपका तो बिकने का तो कोई विचार ही नहीं है। नहीं, बिकने का मैंने देखो, बस किताब लाने का मैंने कभी सोचा था, मैंने सोचा था जो मेरे को थोड़ा बहुत साहित्य की नॉलेज है, जो मैंने सीखा है, वो मैं धीरे धीरे अपने जो प्रशंसक हैं या जिनको मैं सुनाता रहता हूँ मन, उनके लिए, क्योंकि मेरे साहित्य बिखर, आप जब भी हम लिखते हैं, कभी इस पेज में लिखते हैं, कभी वहां लिखते हैं, कभी इस डायरी में, मैंने सोचा उसको किताब के एक रूप में आ जाए, और ताकि मैं कहीं भी जाऊं तो उसमें से नोट कर लूं। तो मेरा तो थॉट ये था शुरू में। फिर बाद में लगा कि यार जब मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, पहले तो अगर मैं उन वाली किताबों को पढ़ूं जो आज से मैंने 10 साल 20 साल पहले लिखा था, तो मेरा मन नहीं करता, मैं सच बताऊं, क्योंकि मैं चाहता हूँ इसमें ये चीज होना चाहिए था। मैंने ये क्यों नहीं किया, लेकिन तब उतनी अकल नहीं थी। लेकिन अब जब अकल आई, आज से अगर 10-20 साल बाद ये किताब में कहा, इसमें भी चेंज कर सकते हैं, ये होता है। लेकिन मेरा उद्देश्य ये था कि मैं अगर कहीं जाता हूँ आप लोग किसी से मिलने, तो गिफ्ट क्या दूं। मैं सोचता हूँ यार, एक मोदी जी ने भी कहा था कि किताब सबसे अच्छी चीज है, तो मेरा थॉट होता है कि सबके जाऊं और एक अपने वो दे दूं। तो ऐसे मैंने एक किताब, मैंने अपने बेटी के नाम, त्रिशा के नाम पर, मैंने कहा बेटियों को तो लोग सब कुछ देते हैं, तो उसको क्या ऐसा गिफ्ट दूं, तो उसके नाम पर मैंने एक त्रिशा संग्रह निकाला था, त्रिशा था। तो ऐसे मैंने कोशिश की है कि। अब आपसे मैं एक रैंडम
2-3 सवाल पूछूंगी। एक अच्छा साहित्यकार, आप अपनी परिभाषा में समझाइएगा, एक अच्छा साहित्यकार कौन है? अच्छा साहित्यकार वो है जो दूसरों की भी सुनता है, अपनी भी सुनाता है, दूसरों को भी पढ़ता है और खुद भी। ये नहीं कि उनकी अपना करे, दूसरों का भी नहीं पढ़े, वो एक अच्छा साहित्यकार नहीं हो सकता। साहित्यकार क्या होता है? वो जनता की जितनी जन भावना है ना, साहित्य समाज का दर्पण प्रेमचंद ने बोला था, वही है। मैंने आपको सुना, मैंने आपको सुना, मैंने अपनी बातें और आपकी बातें तीसरे तक पहुंचा दी, ये वही एक अच्छा साहित्यकार मेरी नजर में। आपका मंच पे सबसे खराब अनुभव अगर आप बताना चाहें? खराब अनुभव तो शुरू में बहुत रहा। बताइएगा एक दो। शुरू में क्या होता था, जब मंच पे चलते थे जो याद था ना वो भी भूल जाते थे, क्योंकि ऑडियंस इतनी सा है और माइक हाथ में हाथ कांपने लग जाते थे। नर्वस ये शुरू में हर एक के साथ होता है। घर में तो शीशे के सामने कुछ भी अपन को शेर की तरह दहाड़ता है, जैसे माइक में जनता देखता भूल जाता है मैं क्या सुना रहा हूँ। और दूसरा जो मैं लिख के ले जाता हूँ मैं ये सुनाऊंगा, लेकिन जब 3-4 कभी कुछ सुनाने लग जाते हैं ना तो आदमी प्रभावित हो जाता है, यार मैं भी ऐसे कैसे नहीं, तो वो उनकी चीज में अपना भूल जाता है। ये अक्सर होता है कवियों के साथ, लिख के कुछ ले जाता है, सुना कुछ और देता है। तो मतलब खराब अनुभव में कभी ऐसा हुआ कि आपको बोला होगा अरे क्या सुना रहा है, ये सुनाना नहीं चाहिए? ये शुरू में मैं कह रहा हूँ ना, शुरू में बहुत कुछ होता है। आपने किसने इस साहित्यकार को बुला लिया, इसको तो अभी भूल गया, माइक पकड़ना भी नहीं आता, मतलब बहुत कुछ कहते हैं। लेकिन ठीक है, अगर जो लोग उसको सह गए तो आगे बढ़ सकते हैं, और जो लोग उसको माइंड में रख लिया वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आलोचना होगी। आप क्या सोच रहे हो, आपने काम किया, आपकी आलोचना बहुत लोग हैं वो करते हैं, वो खुल के सामने नहीं आते लेकिन पीछे से करते होंगे। ये हमेशा, ये तो मनुष्य का नेचर ही है। अच्छा, आपके अनुसार एक अच्छा मंच, साहित्य का मंच कैसा होना चाहिए? साहित्य का मंच तो ऐसा होना चाहिए जहां पर ना मेरी नजर से ना तो श्रेष्ठ कवि हो ना जूनियर, मतलब कवि बराबर का होना चाहिए। वो भी बराबर का। ये कई बार होता क्या है, जैसे हम सुना रहे हैं, अगर कोई थोड़ा सा जैसे नामचीन कवि आ गया तो उस पर ज्यादा भाव देने लग जाते हैं, जो बेचारे बगल में बैठा हुआ है आप उसको छोड़ देते हो कुछ समय के लिए, तो उसमें हीन भावना आने लग जाती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई वो भी साहित्यकार है, ये भी साहित्यकार है, उसने भी खो भी पढ़ा होगा, इसने भी यही पढ़ा, ठीक है, वो थोड़ा सा उसका नाम हो गया, उसने थोड़ा सीनियर हो गया। जैसे मैं सभी से कहता हूँ, कोई मेरे से कहता है कि सर मैं नया कवि हूँ, मैंने कहा मैं भी नया कवि हूँ, फर्क इतना है हम एक नाव में बैठे, मैं अगली लाइन में बैठा हूँ, आप पीछे लाइन में बैठे, इतना ही फर्क है सब साहित्यकार। ये अब क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस है तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि एक साहित्यकार की स्वतंत्रता क्या है? एक साहित्यकार की स्वतंत्रता यह है जो बिना झिझके अपनी बात को और जनता की बात को खुल के बोले, डरे नहीं समाज से या किसी भी कि मेरी आलोचना होगी तो वो टैग लग जाएगा मेरे पीछे, यार ये ऐसा है, ये उसका है, ये उसका है। अगर जब ये सोचने लग जाओगे तो फिर वो कभी नहीं हो सकता। जो दिल में है तो कहो ना। आपको जब कवि कहते हैं ना, जब कवि जब भी लिखता है, कोई भी कवि हो, साहित्यकार हो, कहता है उसमें ब्रह्मा का रूप होता है। उसकी पेन सर 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 सर, अब कभी देख अनुभव करना, जब आप लिखोगे ना पेन की आवाज, अब अगर टाइप करोगे तो उसमें तो आवाज नहीं आएगी, पेन में लिखोगे तो सर सर की आवाज आपके कानों पर आएगी, वो आपको लिखवा रहा है ऊपर से। तो बिना डरे बिना झिझके, जो व्यंग्य के रूप में कहो, किसी भी रूप में समाज को बताओ, उसको जगाओ, वही साहित्यकार है। अगर मैं भी डर के मारे नहीं लिखूंगा तो फिर मैं साहित्यकार नहीं। आपका कोई एक गीत तो फिर हम लोग एपिसोड काम करेंगे। गीत तो मैंने आपको दोहे गीत, कोई भी एक अच्छा सा गीत या दोहे आप सुनाना चाहें? एक दो माहिया सुना दूं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक दो माहिया मेरे इसमें पड़े हुए हैं, जबकि मैं माहिया आपके इसमें सुना रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत कम सुनाता हूँ माहिया। नहीं, सुनाना चाहिए। एक है ना, वो कहते हैं मुझसे साए हम तेरे कुछ पल ही रहते हैं, रुख मोड़ लिया हमसे कह के हर जाई, अब खुद ही है तरसे। इस टाइप के। एक और है, जो
मुझ पे गुजरी है, तुमसे घर गुजरे जीना दुश्वारी है। वाह। ये सब ये छोटे छोटे माइया होते हैं। माइया होते हैं। हाँ 12-10-12 का इसका एक हाँ। व्याकरण होता है। अच्छा, तो अब कैमरा की तरफ अगर कोई दोहा लिखना चाहे, माहिया लिखना चाहे, तो थोड़ा थोड़ा टिप्स आप दे दीजिए, उसके बाद हम एपिसोड का नहीं करते हैं। देखिए, मैं दोहे के बारे में अगर 2 मिनट दोहे के बारे में बता हाँ दूं। बिल्कुल, वही मैं चाहती हूँ देखिए, आपसे। दोहा बहुत पुराना छंद है। मैं आपको बताता हूं कि दोहा की जो 8वीं शताब्दी में एक सिद्ध पुरुष थे, सिद्धार्थ, जो कहते हैं कि वो आए थे आपके उधर से, चाइना के साइड से। उनका नाम था सरहपा, 8वीं शताब्दी में थे। उन्होंने छंद पे काम किया था। उसके बाद धीरे धीरे वो जो पाली भाषा आई, पाली बौद्धों की भाषा थी, उसमें थ्योरी में कहते थे। थ्योरी के बाद आगे प्राकृत, प्राकृत में गाथा में छंद चले। उसके बाद अभ्रंश, अभ्रंश में जो दोहे चले ब्रिज वाले। उसके बाद हिंदी भी, जो हिंदी खड़ी बोली, और हिंदी का पहला जिसने जो दोहाकार था वो अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो ऐसे थे कि जो औलिया, निजामुद्दीन औलिया उनके गुरु थे। अच्छा, हाँ। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। हाँ हाँ हाँ। तो उनका एक बहुत अच्छा दोहा है, खुसरो दरिया प्रेम का, खुसरो दरिया प्रेम का वाकी उल्टी धार, जो उबरो सो डूब गयो, जो डूबो सो पार। प्रेम का इतना अच्छा। और आपको बताता हूं कि दोहे से, दोहे की मारक क्षमता कहते हैं ना, बहुत गहरी होती है। क्योंकि इसके 4 चरण होते हैं, 48 मात्राएं होती हैं, 13-11 का एक छंद होता है। तो मैं एक किस्सा सुनाना चाहता हूं कि हिंदू सम्राट था चौहान, पृथ्वीराज चौहान, है ना। तो इनके दरबारी कवि थे चंद्र बरदाई। उन्होंने पृथ्वीराज रासो एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा था जिसमें 10,000 छंद थे। तो एक बार क्या हुआ, मोहम्मद गोरी ने उनको कैद कर लिया, राजा को, चौहान साहब को। कोई कहता उनकी आंखें फोड़ दी थी, कोई कहता उन्हें आंखों में पट्टी बांध दी। तो उनको बैठा दिया फील्ड में, और ऊपर राजा बैठ गया कि उसने बोला, देखता हूँ तेरी ताकत, तू अपने आप को ज्यादा समझता है, मुझ पर तीर मार के दिखा, मुझे निशाना लगा के दिखा। और चंद्र बरदाई, देखो ना कवि की ताकत, चंद्र बरदाई ने एक दोहा सुनाया और उस दोहे से उसको, खिलजी को वही मार दिया। वो उसने देख लिया खिलजी कितनी दूरी पे बैठा हुआ है और कौन सी। उसने बोला, 4 बांस 24 गज, 8 अंगुल प्रमाण, ताव ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। और यहां से निशाना लगाया, उसको, उसका खत, मतलब इतनी दूरी नाप ली। अभी आपने छावा मूवी देखी होगी, उसमें भी एक कवि थे ना, वो बार बार बताते रहते हैं। तो ये उस समय जितने भी कवि थे सब दरबारी कवि होते थे। सिर्फ ये कवि रवि दरबारी कवि नहीं रहे, बाकी उस समय सब दरबारी कवि होते थे। तो राजा इनको इसलिए रखते थे क्योंकि ये इतनी, इनकी इमेजिनेशन और इनकी सोच इतनी आगे होती थी, वो बता देता था। तो और वहां से दुआ धीरे धीरे फिर कबीर, तुलसी, आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल, नवोत्तर काल, सारे कालों में दोहा आते गया। बीच में थोड़ा सा दोहा रुक गया था, लेकिन मैं आजकल देख रहा हूँ कि नए बच्चे और नई जनरेशन बहुत कुछ, ये जब से ये फेसबुक आया तो सीख रही है। कोई गलत लिख रहा है लेकिन ठीक है, लिख रहा है, हाँ। हम उसको बता देते हैं, वो कर रहा है, तो ये अच्छा है। छोटा सा छंद है, 13-11 का 48 मात्राएं हैं इसमें। 11वीं मात्रा इसकी लोगो होती है, और ये इसका एक छोटा सा विधान है, क्योंकि ऐसा पूरा विधान बताओ तो बहुत समय लगेगा। छोटा सा इसका विधान है। ठीक है सर, और कुछ अगर आप संदेश देना चाहे? संदेश ये है कि आज पीढ़ी को, आज स्वतंत्रता दिवस है, आज स्वतंत्रता दिवस है। आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी और सुरभि सप्रू जी की ओर से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया, याद किया। नहीं सर, बिल्कुल। आप जैसे लोग हमारे चैनल पे आए, हमारा ये सौभाग्य है, और आप लोग आते रहिए, जुड़ते रहिए। आज मुझे भी सीखने को बहुत कुछ मिला। सुबह से हम लोग जितने भी फॉर्मेट पे बात करी, तो मेरे लिए भी ये सब जो है सीखने की चीज़ें हैं।
तो यही हमारे काम की ब्यूटी भी है कि हम लोग अपने काम के साथ साथ में सीखते भी रहते हैं, कि जानने की कोशिश करते हैं कि नई नई मैं चीज़ें क्या आपकी है। लगन को देख के सैल्यूट करता हूँ कि नहीं, आप चैनल वाकई चैनल के लिए कुछ बोलना चाहे तो बोलिएगा ज़रूर, क्योंकि हम लोग जो है भारत का ना पूरी संस्कृति को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और बड़े डेप्थ में जाते हैं, बहुत नहीं अलग नहीं, अलग जगहों मैं पर आपका रिस्क भी नहीं नहीं, लेते हैं। आपका चैनल मैंने कई बार यूट्यूब पे देखा है, ऐसी बात हाँ नहीं है। और मुझे अच्छा लगा, मैं आपको जब हिंदी बोलना कई साल पहले, मुझे याद समय हाँ याद नहीं है, हाँ, मेरे बुक लॉन्च आपके में फादर याद भी है। थे, हाँ आपके भी, हाँ, तब से आपको जानता हूँ, आपका नेचर जानता हूँ, बहुत अच्छा लगा ठीक है कि आप ठीक है, धन्यवाद। देखते रहिएगा भारत मेरे साथ, और मैं फिर से मनोज सर को चाहूँगी वो बार बार हमारे साहित्य धारा के शो में आए और हम नए नए विषयों के साथ इनके साथ में रूबरू हुए। तो मैं चाहती हूँ आप सभी लोग इनके इंटरव्यू को देखें और समझें कि आज का मंच कैसा है, दोहे कैसे लिखे जाते हैं। तो बहुत सारे अच्छे अनुभव इन्होंने हमारे साथ साझा किए। तो क्या है कि उनकी समय की सीमा है, तो हम लोग इसलिए और चर्चा नहीं कर पाए, लेकिन मैं चाह रही थी कि और भी विषयों पे इनके साथ बातचीत करूं, लेकिन हम लोग वो कभी भी कर सकते हैं आने वाले कई दिनों में। हम भी यही हैं और सर भी यही हैं, सबसे अच्छी बात यही है। तो आज हमने स्वतंत्रता दिवस पे आपको इतने सारे एपिसोड, इतने सारे मेहमानों के साथ रूबरू कराया। तो यही चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।